स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा 11 टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा कि स्ट्रेटेजी को लागू करना। जो हमने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए या कोई भी हमने टारगेट सेटअप कर लिए, अभी उनको अचीव कैसे करना है, उसके लिए जो आपने ड्यूटी सेग्रीगेट करनी है, जो आपने पेपर वर्क पहले सारा कंप्लीट कर लिया है, अभी उस चीज़ को लागू कर लेना, अलग अलग बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर लेना। जो शॉर्ट टर्म गोल है उनको अचीव करना स्टार्ट करना, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के ऊपर ध्यान देंगे तब भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग गोल होंगे कंपनी के, जो पॉलिसीज होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगे, वो सभी पार्ट्स में अप्लाई करना, ताकि हमारी कंपनी में जो हमारे टारगेट है उनको अचीव किया जा सके। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बोलो ना, सबसे पहले तो कंपनी का था अपनी इस्टेब्लिश करेगी। कंपनी कंपनी में हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स हैं वो सेटअप करे। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उनको क्रूशल क्रूशल प्लान में कैसे लगाया जा सकता है। रिसोर्सेज क्या होंगे, उनके पास लेबर प्लस उनके पास पैसा, इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज कोशिश कीजिए कि हमारे पास जो भी सपोर्ट स्ट्रेटजीज आप बनाने वाले हो, हमारे पास हमेशा उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। मीन्स आप ये नहीं बोल सकते कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आप बैठ के काम कर लेंगे। अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बाई द वे, एक जगह पैसा लगा रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम आ रही है तो साथ के साथ चेंज भी हम लोग कर लें। ये ना हो कि काम रोकना पड़े, चलते काम में ही हम चेंजेस कर सकें। ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट हमेशा होनी चाहिए। जो भी आपके गोल्स हैं जब कंप्लीट होने के टाइम हो, तो आप अपने जो स्टैंडर्ड आज सेटअप किए हैं उनको अपने साथ कंपेयर कर लीजिए एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। लीडरशिप स्टाइल आप में हमेशा होना चाहिए। मीन्स कोई ना कोई ऐसे पर्सन हो जिनको आपने अपनी ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया हुआ है, बांटा हुआ है, वो लीडरशिप का काम कर रहे हैं, तभी कोई कंपनी में स्ट्रेटजी जो है इजली बेस पे आपकी वेल एक्शन मोड में आ सकती है। स्ट्रेटजी किसी कंपनी में लगाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑफ स्ट्रेटजी। जो भी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे तो वो पर्सन जरूर फॉर्म कीजिए जो उस स्ट्रेटजी को लागू कराने में आपकी हेल्प करेंगे। मीन्स एक लीडर्स आपके पास होने चाहिए। क्रिएटिंग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कंपनी का क्लाइमेट हमेशा कॉर्पोरेशन वाला, टीम वर्क वाला, ग्रुप वर्क वाला होना चाहिए, तभी कंपनी में काम हो सकता है। बंदे जिस मर्जी बिहेवियर से काम कर रहे हो, कंपनी का अपने रूल्स एक बिहेवियर में होने चाहिए। मेकिंग ऑपरेशनल प्लान। हमेशा प्लान वो बनाइए आप जिसके पास चॉइसेस हों, जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। पेपर वर्क कर ले वहाँ तक खत्म ना हो, जिनको प्रैक्टिकल भी आप काम कर सकें। क्रिएटिंग ए साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंपनी में जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो साउंड बेस्ड होना चाहिए। अलग अलग काम के टाइटल्स, अलग अलग फंक्शन, उन पे ऊपर कौन कौन से बंदे का इतना ज़्यादा टाइम काम करेंगे, वो सारा कुछ क्लियर सबको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी। आपने जो स्ट्रेटजी किसी कंपनी में लगाई है अपनी कंपनी में, टाइम के हिसाब से उसका रिव्यू होना चाहिए। मीन्स महीने महीने उसकी परफॉर्मेंस चेक करो, हफ्ते हफ्ते या फिर क्वार्टरली बेस पे, जिस तरह से भी आपने सेटअप करना टाइम को सेटअप जरूर कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, अभी जब कोई कंपनी 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है, मीन्स बनती है, अपनी मिनिमम 7 मेंबर लेकर रजिस्टर करवाई जाएगी, उसको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ही बोलते हैं। अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में काम कर रही है तो उसको सेबी के अंडर रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, 1992 जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। द कंपनी मस्ट फॉलोइंग दी फॉलोइंग नॉर्म्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शंस। अगर कोई कंपनी आई है तो ध्यान देखेगी उसके ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सेक्शंस है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। कंपनी का पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह जो होंगे, जो कॉपीराइट्स हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। लेबर लॉ आपकी कंपनी में जो चलने चाहिए, जैसे वो एम्प्लॉयज़ रखे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो रूल्स गवर्नमेंट के मानने पड़ेंगे, वो भी आप चलाएंगे। चिल्ड्रन, बच्चे रखने हैं अगर कंपनियों में, तो अगर माइनर रखें तो उनकी पेमेंट और वेजेस क्या रखेंगे, वैसे तो रूल ही नहीं है, लेकिन कुछ कंपनी में ऐसा रूल बनाया गया कि स्टूडेंट पर्सन काम कर सकते हैं 15 से 18 साल वाले, लेकिन उसके लिए भी टाइम फ्री पर रखा उन्होंने। 8 घंटे काम नहीं करवा सकते, मिनिमम 3 या 4 घंटे, अगर 4 घंटे का टाइम तो वो भी उसकी पेमेंट और वेजेस क्या होंगे। इसके अलावा कंपटीशन में मार्केट में रहने के लिए आपको कौन कौन से कानून फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, वाटर इरिगेशन देखना पड़ेगा, वाटर का कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो आपकी कंपनी में, जो भी लेबर फैसिलिटीज नहीं है वो सारी फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी, तब भी कोई कंपनी जो है मार्केट में फॉर्मेशन में आती है। फिर आता है नेचर ऑफ स्ट्रेटजी। नेचर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। आपकी कंपनी में जब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, उसका मेन नेचर, मेन एक्शन क्या है। मेन मकसद ये होता है कि कंपनी डेवलपमेंट सेक्टर में जाए। आज जिस लेवल पे हम लोग खड़े हैं उसको हम लोग खत्म करके अगले नए लेवल पे अचीव करते चले जाएं, ताकि हमारी कंपनी में एफिशिएंसी फेस जो है बढ़ते चले जाएं। हम लोग आज जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं, लोग खुद हमारी कंपनी से जुड़ना स्टार्ट हो जाएं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में। इम्प्लीमेंटेशन होता है कि फॉर्म आपने स्ट्रेटजी जो बनाई है उसको लागू करना। फॉर्मुलेशन होता है कि आप स्ट्रेटजी अब पेपर वर्क में फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं। मीन्स कुछ एक्सपर्ट पर्सन बैठ के स्ट्रेटजी किस तरह से काम करेगी, कौन कौन से वर्क के ऊपर कौन कौन से काम होंगे, वो आप डिसाइड करेंगे। बाद में वो डिसाइड किए हुए काम को जब आप लागू कर देते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। आपकी जो स्ट्रेटजी कंपनी में इम्प्लीमेंट की जाती है उसके ऊपर कहता है कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। सबसे पहले टाइमलाइन। अगर आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पहले डिसाइड ही नहीं किया
तो प्रॉब्लम आएंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी उसको लॉन्ग टर्म में लगा देंगे, प्रॉब्लम आ सकती है। लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, जिसमें हमेशा सपोर्ट देखेंगे। रिस्क कंसिडरेशन, अगर आपने कोई रिस्क को कंसिडरेट नहीं किया, जैसे कि फाइनेंस रिस्क हो गया, मैनेजमेंट रिस्क हो गया, ये प्रॉब्लम कंपनी में आती है। कुछ इनहेरेंट रिस्क जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो इनके लिए भी आपको कंपनी में पहले ही सोचना पड़ता है। क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स, आपकी कंपनी में अगर इंडिविजुअल्स की आप परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो रिवॉर्ड किस हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। किसी एक बंदे को प्रमोट करोगे तो बाकी लोग आपकी कंपनी में हल्ला कर सकते हैं, मे भी दंगे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है। क्राइटेरिया ऑफ ग्रुप रिवॉर्ड, अगर ग्रुप में परफॉर्मेंस चेक करोगे तो किस किस बंदों को प्रमोट करोगे, या तो पूरा ग्रुप प्रमोट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते ग्रुप में एक बंदे को प्रमोट करते हैं तो बाकी ग्रुप वाले भी आपको कंपनी में प्रॉब्लम्स में लेके आ सकते हैं। बैलेंसिंग कॉर्पोरेट एंड एसबीयू इंटरेस्ट, एसबीयू इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, अगर मान लीजिए कंपनी के अलग अलग यूनिट्स चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। एक यूनिट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, दो यूनिट्स अलग होंगी तो मे भी काम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये भी कंपनी में रुकावटें का प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्पल इंक्लूसिव, जो एप्पल कंपनी हमारी इकोनॉमी में चल रही है, जिसके हम लोग फ़ोन देखते हैं आज के टाइम में, लैपटॉप वगैरह भी देखते हैं, उन्होंने अपनी एग्जांपल दी है कि उन्होंने अपनी कंपनी में स्ट्रेटजीज को कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उन्होंने मेन तो स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो डिज़ाइन स्ट्रेटजी की जो बनाई थी, कि हमारा जो मॉडल होगा उसमें डिज़ाइन स्ट्रेटजी क्या है, अलग अलग फ़ोन से बिल्कुल अलग है, सॉफ्टवेयर उनके अलग है, सब कुछ ही उन्होंने अपने हिसाब से सेटअप किया हुआ है। तो नया नया टारगेट उनकी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे एक प्रोडक्ट लेके आगे, विद इन 1 ईयर हम बहुत प्रोडक्ट में डालेंगे, एक प्रोडक्ट की 2 2 साल चलाने वाले हैं, तो उसके बाद नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसमें कुछ अपलिफ्ट करके लेके आएंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी है। मतलब वो डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। उनको ये मकसद नहीं होता कि ज़्यादा कस्टमर हमें लेके आए, उनको मकसद होता है कि जो हमारे पास बैलेंस कस्टमर या लॉयल कस्टमर है वो कभी ना चले जाए। तो उनके लिए वो टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, वो डिज़ाइन बेस पे। स्ट्रेटजी सॉरी स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, किसी भी कंपनी में अगर हम स्टेजेस को देखने बैठे हैं, अगर हम लोग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किन किन स्टेजेस में होनी चाहिए। ये मैकेंसी 7S मॉडल है, जो 7S का मतलब 7 ऐसे वर्ड होंगे जो एस से स्टार्ट होंगे। उन सभी चीज़ों को अगर आप कंपनी में देखते हो, तब भी जो स्ट्रेटजी कब आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट हो सकती है, मीन्स उसको फॉर्मुलेट भी आप इसी बेस पे कर सकते हो। सबसे पहले तो कहता है कंपनी अगर कोई है तो उसमें स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए। स्ट्रेटजी मतलब कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने ही होने चाहिए, काम के प्रति जिम्मेवारी सेटअप हो जानी चाहिए। उसके बाद कंपनी में अगर स्ट्रेटजी बनी तो स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मीन्स अलग अलग कंपनी में ड्यूटी सेग्रीगेट होनी चाहिए। फिर होना चाहिए भी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि कंपनी जो काम कर रही है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, सुबह कितने बजे कंपनी स्टार्ट होगी, कितने बजे मशीनें बंद होंगी, शिफ्ट वाइज काम चल रहा है, कब काम स्टार्ट करना है, कब क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ओवरलैपिंग में काम करेंगे, एक टाइम काम खत्म होगा तो दूसरा फिर स्टार्ट होगा, ये सिस्टम होने चाहिए। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल हम बोल सकते हैं कि कंपनी में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनमें वर्किंग स्टाइल भी होना चाहिए। मीन्स मैनेजमेंट अलग हो, लेबर अलग हो, कौन बंदा किस कल्चर में किस तरीके से फुट बैठ रहा है वो कल्चर आपकी कंपनी में होना चाहिए। स्टाइल के बाद आते हैं हमारी कंपनी में स्टाफ, ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप लोग स्किल और अनस्किल में डिफरेंस जरूर लेके चलिए। जो स्किलफुल पर्सन है उनको स्किलफुल जॉब दी जाए, जो अनस्किलफुल पर्सन उनको लेबर में काम करवाया जाए, ये भी जरूरी होना चाहिए। हर एक बंदे को डिफिकल्ट टास्क में काम करने का भी चांस आपको देना जरूरी है, क्योंकि जो बंदे कंपनी में कई बार आते हैं अनस्किल होते हैं तो उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, उनको भी डिफिकल्ट टास्क दिए जाए। उसके बाद आपके पास स्टाफ के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। स्किल्स, हमने पहली बात स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स हम ऐसे बोल सकते हैं कंपनी में 7S फ्रेमवर्क जो मॉडल बनाया गया है, हर एक बंदे जो अपनी अपनी स्किल्स के साथ आए हैं, जैसे हम बोले कि मेरे पास कंपनी में मैकेनिकल जॉब है तो मैकेनिकल लेवल के पर्सन रखेंगे, कोई अकाउंट्स वाले हैं तो अकाउंट्स वाले रखेंगे। ये स्किल्स बंदों की हमेशा होनी चाहिए। आप एक ही स्किल्स वाले को सब जगह पर काम करोगे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। स्ट्रेटजी ऑलवेज तब काम करती है अगर इन सभी 7S वर्ड्स को आप लोग चेक करके चलते हो। मीन्स सुपर सुपर ऑर्डिनेट गोल्स आपके कवर हो जाएंगे। मीन्स कंपनी के जो गोल्स हैं इन सभी चीज़ों को सेटअप कर लो तो कभी भी कंपनी में गोल में पीछे नहीं होती। मीन्स गोल को अचीव करते चले जाएंगे। ये था आपका टॉपिक छोटा सा, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का। कोई टॉपिक पॉइंट या ऐसा हो जो पूछने लगा तो देखिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक है जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी में जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल्स हैं उनको कैसे किस बंदों को आपने सेटअप किया हुआ है, कौन से बंदे हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की हैं, कौन से बंदे ऐसे हैं जिनको अथॉरिटीज़ को आपने सेग्रीगेट डेलीगेट किए हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करने के लिए कौन कौन से अरेंजमेंट आपकी कंपनी में है, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं, मीन्स कितनी प्रकार की जॉब्स हैं, उनके ऊपर कितने टाइप के बंदे आपके पास काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। जब भी किसी कंपनी में
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखा जाएगा तो दो तरीके से देखा जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी कंपनी में लोग जो है वेरियस डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपने डिवीजन किया हुआ है, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी में जो लेबर आई हुई है वो डिवीजन ऑफ वर्क कैसे किया हुआ। ये किसी भी कंपनी में सुपर स्ट्रक्चर होता है। मैंने पहले ही बोला कि जॉब में स्किलफुल पर्सन को जॉब इवैल्यूएशन करने के बाद ही रखा जाए, जॉब का डिजाइन किया जाए, फिर जॉब के ऊपर एग्जीक्यूट मीन्स आप एम्प्लॉयज को सेटअप करोगे, तो ये सुपर स्ट्रक्चर होता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है भी आपकी कंपनी में जो भी लाइक प्रोसीजर्स होंगे, मीन्स कंपनी कब स्टार्ट होगी, कितने बजे खत्म होगी, आपकी कंपनी का कम्युनिकेशन लेवल, कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, टॉप के सी ऑफिसर बनाएं, सब लोग उसको फॉलो करें। उसके अलावा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपनी में किस हिसाब से सेटअप की गई है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो उसके मेन प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि हमें कौन, जैसे एग्जांपल पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट टू सुपरवाइजर एज ए नोन एज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ये होता है भी कितने एम्प्लॉयज के ऊपर आपने कितने सुपरवाइजर बिठाए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है भी जितने एम्प्लॉयज है उतने सुपरवाइजर है, 50 बंदों के ऊपर एक बंदा है या फिर 100 बंदों के ऊपर एक बंदा है। ये हायरार्की हमेशा होती है, हमेशा सिर्फ सिस्टम के ऊपर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सके, सब लोगों को एक बंदा कवर नहीं कर सकता। ग्रुप में सेटअप कर दिया जाए तो उसका बेनिफिट कंपनी में ज़्यादा हो सकता है। जैसे हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये हायरार्की ही होती है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब इसको टू आइडिया में दे सकते हैं, कंटिन्यू लाइन ऑफ अथॉरिटीज। मान लो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट करेगा, मैनेजर रखेगा। मैनेजर अगर बहुत सारे काम है तो असिस्टेंट मैनेजर रखेगा। ये चेन ऑफ कमांड भी होना चाहिए, मीन्स रूल्स जब स्टार्ट होंगे तो कब फ्लो होके कब तक कहाँ तक पहुंचेंगे, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। ये दोनों तरीके से होनी चाहिए, सेंट्रलाइज भी और डिसेंट्रलाइज भी। सेंट्रलाइज होगा कि टॉप मैनेजमेंट रूल बनाएगी, लेबर तक पहुंचेगा। डिसेंट्रलाइज क्या होगा कि लेबर भी की सुनी जाए, अगर वो कुछ आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के पास कैसे पहुंचेगी, डायरेक्ट नहीं जाती लेबर वाले, तो वो भी एक रूल कंपनी में बनाना चाहिए। स्पेशलाइजेशन, आपकी कंपनी में सब लोग एक झुंड में काम करने वाले नहीं होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन सेंटर होने चाहिए, जैसे कि आईटी, मैकेनिकल, पैकिंग, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होने, उसमें भी टास्क के प्रति जो बंदे अलग अलग काम में निपुण हैं वो स्किल्स के अकॉर्डिंग आप रखें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन। सबसे पहले तो आपकी कंपनी में अथॉरिटी वाले पर्सन कौन है, वो अथॉरिटी किस किस को डेलीगेट कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर देखना जरूरी होगा। मान लो मैं टीचर हूँ, कल को मैं छुट्टी पर, मैं बोलूँ कि मेरी जगह कौन पढ़ाएगा, या गुलशन सर जैसे टॉप पूरे सेंटर को देख रहे हैं, अगर वो कल को कहीं जा रहे हैं तो उनकी जगह पे काम कौन करेगा, क्योंकि डेली बेस पे तो काम वही चल रहा है। तो ये हमेशा देखना भी जरूरी है, अथॉरिटी हो लेकिन उसको डेलीगेशन करना है किस हिसाब से करना है। फिर जिन बंदों को डेलीगेशन करोगे क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी जरूरी होता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा किसी कंपनी में, टॉप मैनेजमेंट क्या है, वो रूल्स कैसे बना रही है और लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं। क्या डिसेंट्रलाइजेशन में स्टाफ जो मेंबर्स काम कर रहे हैं या लेबर काम कर रही है वो भी कोई रूल्स बना रहे हैं, और वो आगे कंपनी तक कैसे पहुंच रहा है, ये भी उसमें आता है। फिर आता है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन क्या, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। जो भी कंपनी में काम चल रहे हैं उसका रिटर्न प्रूफ आपकी कंपनी में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये भी जरूरी है। ये भी डायरेक्ट स्टाफ उसमें सेटअप होना चाहिए, कौन से ऐसे स्टाफ मेंबर होंगे जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे। स्ट्रेटजी एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी में अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चलाना है तो स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। विदाउट स्ट्रेटजी कोई भी कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं चलता, इसमें भी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ऑलवेज काम करती है। कंपनी में जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग होंगे। सबसे पहले तो वो सिंपल स्ट्रक्चर आता है। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी का सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ थी यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, या उसके अलावा बोल सकते हैं मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पैकिंग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, बस एक ही बंदा देख रहा है सब कुछ। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसने अंदर कोई भी अलग से बंदे नहीं रखे हुए। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। एक लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या फिर लाइन स्टाफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है वो स्ट्रक्चर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होंगे, जब कंपनी में मान लो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं सीईओ एक ही है, कंपनी की 3 डिवीजन चल रही है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। इन डिविजन्स में काम वही होंगे,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी, प्रोडक्शन, पैकिंग, यहाँ पर भी अलग अलग वही काम चल रहे हैं, यहाँ पर भी काम वही चल रहा है। ये भी कंपनी में ज़्यादा डिविजनल स्ट्रक्चर भी आ जाए जब कंपनी एक से ज़्यादा डिवीजन में काम कर रही हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कंपनी का डायरेक्टर वो एक ही रहेगा या फिर ओनर एक ही रहने वाला, कंपनी इस तरीके से भी चल सकती है, ये भी स्ट्रक्चर होते हैं। एक कंपनी में आता है मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर कंपनी में बना दिया जाए। मैट्रिक स्ट्रक्चर आपके बहुत सिंपल तरीके से दिखाया उन्होंने, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, इसके फाइनेंस, इस सब में मैनेजर बिठा दिया। ये सब बंदे ये क्या करेंगे, अपने अपने सेक्टर के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तो पैसा लगा दिया कंपनी में, कंपनी स्टार्ट कर दी, उसका मेन मकसद है कि बिजनेस को और बढ़ाना आगे। लेकिन जो बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग मैनेजर बिठा दो, अलग अलग मैनेजर अपने अपने काम कंप्लीट करेगा। ये बंदा क्या करेगा, प्रोडक्शन के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मुझे लेके आएगा, सेल के लिए कौन किन चीज़ों की जरूरत है सेल को मैनेज करेगा, मार्केटिंग किस तरीके से कंप्लीट हो देखेगा, ये फाइनेंस वाला पैसा इकट्ठा कहाँ कहाँ से होता है उस चीज़ों को देख के चलेगा। अलग अलग प्रोजेक्ट में ये बंदे काम करते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर भी हो सकता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब हो सकता है भी कंपनी में, हमारी कंपनी है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर भी कंपनी चला दी, यहाँ पर भी बना दी, यहाँ भी मान लो 5-6 कंपनी हमने बनाई हुई है, तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर में काम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल बोले कि अंबानी ग्रुप है, एक स्लैब का बिजनेस तो नहीं कर रही है, काम बंदा वही है, बिजनेस सब जगह पे चल रहा है, टेलीकॉम में भी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी है, आइलैंड आइसलैंड में भी है, हो सकता है एयरलाइन में भी हो, रेलवे में भी हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब काम को देखेंगे लेकिन हर जगह पे मैनेजर्स को बिठाएंगे या फिर हर जगह पे डायरेक्टर्स को बिठा देंगे और बिजनेस को जलाते चले जाएंगे। एक उसके बाद कंपनी में दिखाया उन्होंने वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब अलग अलग कंट्री में आपका बिजनेस चलेगा। मैप के अकॉर्डिंग दिखाया गया आपकी बुक में कि आपकी कंपनी एक है, बिजनेस अलग अलग कंट्री में चल रहा है, अलग अलग कंट्री में उन्हीं के बंदों को रखा जाता है काम के लिए। बस हम लोग क्या काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर हमारे पास इसमें आता है कि जब किसी कंपनी के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उसमें फंक्शनल स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। वैसे तो हमने फंक्शनल स्ट्रेटजी का पीछे टॉपिक पूरा है, सेम वही चीज़ें होती हैं। अलग अलग काम के प्रति अलग अलग जब आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, इनके पीछे एक मेथड होता है कि कंपनी में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बिहेवियर को एक तरह का सेटल करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उन लोगों सभी लोगों को एक रूल्स के ऊपर कंपनी में काम करवाना, ये फंक्शनल स्ट्रेटजी का मेन मकसद ही होता है, ताकि कंपनी लगातार कंपिटिटिव पोजीशनिंग में रहे, कभी भी लॉस सफ़र ना करे। इंडस्ट्री में अगर डेक्लाइन टाइम आएगा तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ किया जाए, आईटी सेक्टर को यूज़ किया जाए, या फिर कभी पैसे की कमी आए तो फाइनेंस एचआर डिपार्टमेंट को ऐड करके और सारी फैसिलिटीज देके कंपनी फंक्शन स्ट्रेटजी को यूज़ करती है। फंक्शन स्ट्रेटजी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वही काम हो गया, अपने कंपनी का प्रॉफिट लेवल इंक्रीज करने के लिए, लेबर को मोटिवेट करने के लिए, टाइम के प्रति अपने गोल जो है उनको टाइम पे अचीव करने के लिए, कंपनी का आज जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये सारे काम फंक्शनल स्ट्रेटजी में हम लोग करते हैं। फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसी होती क्या है, वही दोबारा की किसी भी कंपनी में जब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई काम करते हैं तो उसको फंक्शनल प्लान और पॉलिसीज बोलते हैं, जैसे कि आपके पास आगे दिखाया भी गया, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैश फ्लो स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये अलग अलग काम के ऊपर जब स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसको फंक्शनल स्ट्रेटजी बोलेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या होगी कि कंपनी में कभी भी पैसे की कमी ना आए, पैसा अगर हमारे पास आएगा तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना है, जब भी पैसे की कमी आएगी तो उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट में सिर्फ अपनी होंद को बढ़ाने के लिए, जिस एरिया में आज हम मार्केट कर रहे हैं कल को दूसरी एरिया को पकड़ना है तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी। एचआर स्ट्रेटजी, उसमें स्ट्रेटजी का मेन मकसद होता है कि लोगों को, कौन से लोगों को रखना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे डेवलपमेंट करवानी है, अगर कोई बंदे प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उनको कैसे बाहर कंपनी से निकालना है, तो एचआर स्ट्रेटजी इसी के ऊपर काम करती है। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, कभी भी प्रोडक्शन में स्लो डाउन ना आए, टारगेट बेस पे काम करें, उन टारगेट को अचीव करें, साथ में वेस्टेज कम हो सके, ये प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी होती है। मीन्स हम लोग जो काम कर रहे हैं क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट तो बहुत बना रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं, क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इनका मेन मकसद ये होता है कि फील्ड में जाके रिसर्च करना कि लोगों की डिमांड क्या है, वही चीज़ें अपनी कंपनी में लगाना। उसके लिए हम स्पेशल क्या काम कर सकते हैं, क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं, हेवनली बेस पे देखेंगे, मीन्स हर लोग वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ
जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वही देखेंगे। पब्लिक क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जो लोगों की सोच है वही प्रोडक्ट लेके आना मार्केट में। ये किसी भी कंपनी में और सेक्टर में फंक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर देखा जाता है। ये भी टॉपिक आपका हुआ खत्म। देख लीजिए कोई पॉइंट इसमें पूछने वाला तो है, नहीं तो बाकी इसमें जो टॉपिक है इसको कल लास्ट अगली क्लास में खत्म करते हैं।